हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम CTET 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक NCERT पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन आसपास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जो 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। इस अभियान के तहत भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ के निवासियों को शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय भी बनवाए गए और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखने के उपाय भी लोगों को बताए गए। ये टॉपिक इस परीक्षा के लिए कुछ खास उपयोगी नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए ये टॉपिक कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में दिया गया है। दूसरा है, आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों से मिलकर बनी विशालकाय वृत्ताकार वक्र इंद्रधनुष कहलाता है। दोस्तों, जैसा हमें पता है कि बारिश होने के बाद कभी कभी हम आकाश में इंद्रधनुष की आकृति देखते हैं। वह आकृति विभिन्न रंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। तो ये जो विभिन्न रंग हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम में इनके नाम पूछ दे, तो आपको इन रंगों के नाम ध्यान रखने होंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। हो सकता है कि इसमें 4 ऑप्शन दे, जिसमें से एक रंग का नाम गलत हो, तो वो गलत वाला ही ऑप्शन आपका प्रश्न में सही होगा। तीसरा पॉइंट है, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण या डिस्पर्सन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश होने के बाद ही हमें सुंदर इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो ये जो इंद्रधनुष है, ये बारिश के या बादलों के सूक्ष्म कणों पर सूर्य की किरण पड़ने पर ही इंद्रधनुष का रूप लेकर एक रंगीन आकृति बनती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। चौथा, सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं, ये वर्षा के बूंदों से परावर्तित होकर, यानी उसके आर पार गुजर कर या उन बूंदों से वापस लौटकर एक रंगीन आकृति आकाश में बनाती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। और इस इंद्रधनुष में ही कई रंग दिखाई देते हैं। पांचवा है, इंद्रधनुष सदैव दर्शक के पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। तो जो ये इंद्रधनुष होता है, ये किस प्रकार बनता है? जैसे बारिश होने के बाद अगर हम आसमान की तरफ देखें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य हमारे पीछे है और हम पूरब दिशा की अगर चेहरा करके खड़े हैं, तो इंद्रधनुष जो है वो पूरब दिशा में बनेगा। और वही अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ मुँह अपना चेहरा करके खड़े हैं, तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा। उस स्थिति में सूर्य जो है वो पूरब दिशा में होता है। छठा है, दृष्टिहीन लोग पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, जिसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। यह फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्रेल जो है, ये फ्रांस के एक निवासी थे जो दृष्टिहीन थे, यानी उनको दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने अंधे लोगों को शिक्षित करने के लिए, या वो भी पढ़ लिख सकें, ऐसा सोचकर उन्होंने एक लिपि की खोज की थी, जिसे आज हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तो इससे प्रश्न यही बनेगा, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, और या फिर लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि ये ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं या कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि में कुल 6 डॉट्स होते हैं, जिसको छू कर या स्पर्श करके ये दृष्टिहीन लोग उस अक्षर को पहचानते हैं और उससे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं।
7वां है, बर्फ़ के घरों को इग्लू कहा जाता है। इग्लू जो है ये बर्फ़ का गुंबदनुमा घर होता है जिसमें एस्किमो जनजाति निवास करती है। ये जो घर है ये बर्फ़ के बहुत मोटी चादर से बनी होती है, जिससे अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बाहर की हवा के संपर्क में नहीं आ पाती है और घर के अंदर का वातावरण जो है वो गर्म रहता है। इस घर में बहुत छोटा सा दरवाज़ा होता है, इससे बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की गर्म हवा जो होती है वो भी बाहर नहीं आ पाती, जिसके वजह से इस घर में रहने वाले लोग सुरक्षित होते हैं और इसमें निवास करने वाले लोगों को ही एस्किमो कहा जाता है। वो एक एस्किमो जनजाति है जो बर्फ़बारी वाले इलाके में रहते हैं। 8वां है, डल झील श्रीनगर में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। श्रीनगर कश्मीर की ग्रीष्मकाल की राजधानी है या कैपिटल है और विंटर टाइम की राजधानी है जम्मू। 9वां पॉइंट है, टांका। घर में गड्ढा खोदकर बारिश को एक सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करने का स्थान ही टांका कहलाता है। हम बहुत से ऐसे स्थान को जानते हैं जहाँ या तो पानी की कमी है या फिर वहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे जगहों पर लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक तरह का एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें वो ढकने की भी सुविधा होती है और उसी में वो बारिश के समय के पानी को इकट्ठा करके लंबे समय तक उसे उपयोग करने के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। तो जिसमें वो पानी इकट्ठा करते हैं वही टांका कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए हैं, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं। प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। CTET परीक्षा में इसी तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं जो 2-4 पॉइंट्स में होते हैं और इसमें से हमें सही या गलत को बताना होता है। तो इसमें पहला पॉइंट्स है, ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु उभार कर बनाकर लिखा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं वो देख तो सकते नहीं हैं, तो वो इस बिंदु को ही छू कर या स्पर्श करके ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा अक्षर बना हुआ है, उस डॉट्स के ही आधार पर। दूसरा है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं या कितने बिंदु होते हैं। तीसरा है, बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर चीज़ उभार कर बनानी हो तो उसे हम किसी नुकीली चीज़ से ही तोड़ेंगे या उसको उभारने की कोशिश करेंगे। फिर चौथा है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो ये आप इसमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहले में 3 ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, चौथा। दूसरे में 1, 2 और 4 ऑप्शन दिया है। तीसरा में 2, 3 और 4 ऑप्शन है और चौथे में 1, 2 और 3 ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4। दूसरा गलत है। मैंने आपको बताया था कि यह लिपि 8 नहीं बल्कि 6 बिंदुओं से बनी होती है। दूसरा प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, तो कितने होते हैं ये बिंदु? अभी मैंने बताया कि ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कक्षा 3 से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखिएगा और जल्द ही हम अगली कक्षा के पाठ 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो बहुत ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और मिलती हूँ मैं आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।